हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिटी वाटर सप्लाई। हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता चुका हूँ। क्या? जैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एक मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस को सॉल्यूशंस, हेटेरोजीनियस में दो कैटेगरीज थी, कोलोइड्स और क्या सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स और सस्पेंशन, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज, इनके एग्जांपल्स, इनके बेस पर क्वेश्चंस। सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, लाइक कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ठीक है, किसका क्या साइज है, किस केस में कितना साइज है पार्टिकल्स का, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, बट कोलोइड्स एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने देखा था क्या, सेपरेशन टेक्निक्स की, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हमने देखी। ठीक है, और लास्ट वाली जो टेक्निक हमने देखी थी वो क्या देखी थी, एयर को सेपरेट, जो एयर के कंपोनेंट्स है, जैसे एयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बेसिकली कैसे निकाला जाए। तो जिसमें हमने काफी सारे स्टेप्स पढ़े थे। हमने जैसे पढ़ा था, हमारे पास एक इम्प्योर एयर मान लीजिए, जिसमें CO2 है, SO2 है, H2S है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स है, उसको पहले वॉश किया जाता है वाटर के साथ। तो वॉश करने से क्या हो जाता है, एयर से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। मतलब अब क्या रहेगी उसके अंदर, एसिडिक एसिड, तो बेस से रिएक्ट कर दिया जाता है, जिससे बेस प्लस एसिड वाटर एंड सॉल्ट दे देते हैं, जिससे वाटर बनने लगता है। तो एयर मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट एयर को वापस से ड्राई करने के लिए इसको कूलिंग पाइप से पास किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर कम करके पास किया जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस के लगभग। जिससे क्या हो जाता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, और जो एयर वहां से निकलती है वो ड्राई होकर निकलती है। ड्राई एयर को फिर लिक्विफिकेशन किया जाता है, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करके। फिर से एयर जब लिक्विफाइड होती रहती है, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू, तो जब लिक्विड एयर क्या होती है, लिक्विफाइड होती है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, प्रेशर की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। फिर से हॉट एयर हो जाएगी, फिर उसको एक पाइप से पास करेंगे, कूलिंग पाइप से, जिसमें क्या होगा, एक क्या होगा, हॉट कोल्ड वाटर जा रहा है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर बनता जा रहा है, और एयर क्या होती जा रही है, कूल्ड हो जाती है। अब हमें एक एयर मिली है जो प्योर एयर है बट कूल्ड है। ठीक है, और फिर उसको स्पाइरल पाइप से पास किया जाता है, जिसमें एक जेट होता है, फाइन जेट एंड पे, और फाइन जेट से जब एयर बाहर निकलती है तो वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कूल होके मिलती है। ठीक है, और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, आगे डिस्टिलेशन वगैरह प्रोसेस कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें क्या कर लेते हैं, आपको पता है, ये आपको मैंने एक डायग्राम समझाया था। क्लियर? जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? चलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि हमारी सिटी वाटर सप्लाई। अभी सिटी वाटर सप्लाई में क्या, देखो, अब आपको जो से रिवर में वाटर है और आपको सीधा वाटर मिल गया, तो इस प्रोसेस, यहाँ से रिवर से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई, आपके घर तक की प्रोसेस, वो क्या है एक्चुअली, मुझे समझते हैं। तो रिवर वाटर इज नॉर्मली यूज्ड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू बिग सिटीज। ठीक है, दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ऐसा नहीं रिवर वाटर डायरेक्टली आप ड्रिंक कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी, बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड जर्म्स। तो उनको कैसे रिमूव किया जाए, उस वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाए, आपके लाइक ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैसे उसे बनाया जाए सेट, तो उस चीज को समझते हैं, इस बात को। द रिवर वाटर इज प्योरिफाइड इन द फॉलोइंग स्टेज। तो क्या है वो स्टेजेस, उनको समझते हैं। पहली स्टेज है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एकदम से सिंपल सी टेक्निक है। मान लीजिए आपके पास पानी है, और जिसको मैंने एकदम से घुमा के स्टिर करके आपको दिया है, मतलब उसमें डस्ट के पार्टिकल्स घूम रहे हैं, रेत के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स समझिए। तो होगा क्या, आप उस पानी को किसी कंटेनर में रख दीजिए। कंटेनर में पानी रखने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर, तो सैंड के पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होने लगेंगे, और जो ऊपर वाला पानी होगा, वो अगर उसमें सैंड के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली ऊपर वाला पानी प्योर हो जाएगा, और आप इस पानी को पोर आउट कर सकते हो। तो ये सेडिमेंट हो गया। मतलब हुआ क्या, द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन बिग बिग टैंक्स। अब हम तो ये छोटे लेवल पे मैं आपको समझाया, ऐसा अगर हमें पूरी सिटी को वाटर सप्लाई करनी है, प्योर वाटर, तो उसे बिग टैंक्स में किया जाता है, बड़े बड़े टैंक्स में किया जाता है, वेयर हेवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, एलम इज एडेड टू इट। एलम क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम, और इम्प्योरिटीज कहां सेटल हो जाती है, बॉटम में। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, अब वाटर तो हमें मिल चुका है, सेडिमेंट हो चुके हैं। द सेमी क्लियर वाटर, वो सेमी क्लियर वाटर है, उसको पास किया जाता है थ्रू बीड्स ऑफ सैंड, चारकोल एंड ग्रेवल टू रिमूव सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। ये उन जो इंप्योरिटीज है उनको फंसा लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वाटर इज पास थ्रू सैंड फिल्टर, उसको सैंड फिल्टर से पास किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको कह सकते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेराइल करना वाटर को। द हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स इन फिल्टर्ड वाटर कैन कॉज वेरी सीरियस डिसीजेस, बहुत ज्यादा सीरियस डिसीजेस, क्योंकि वो तो किसी भी, ये चारकोल या फिर जो भी हमने ग्रेवल्स यूज किए हैं, चारकोल ग्रेवल को रिमूव करने के लिए जो भी हमने यूज किया है,
बीड्स, वो इन जर्म्स को नहीं क्या रिमूव कर पाएंगे, उन जर्म्स को किल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, द हार्मफुल बैक्टीरिया इन फिल्टर वाटर कैन कॉज वेरी सीरियस डिसीज, जैसे टाइफाइड, राइट, जॉन्डिस, इस टाइप के डिसीज हो सकते हैं। दस टू द फिल्टर्ड वाटर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर डू यू नो व्हाट इज दिस ब्लीचिंग पाउडर? दिस इज नथिंग दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को पास किया जाता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसलिए बड़ा अच्छा क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। और ये क्या पास करता है, इसमें से भी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, या फिर आप क्लोरीन गैस पास कर दीजिए। भाई ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन का एक क्या है, सोर्स है एक तरीके से, और क्लोरीन गैस आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो फिल्टर्ड वाटर में क्लोरीन गैस पास की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है। दिस किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेंस द वाटर किल्स। क्लोरीन गैस की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। कैसी होती है, पंजेंट स्मेल, ठीक है, पंजेंट स्मेल। एंड आपको पता है क्लोरीन गैस को यूज भी किया था वर्ल्ड वॉर में, राइट, एज ए केमिकल वेपन, एज ए केमिकल वेपन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दिस किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेंस द वाटर बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर फिट हो गया ड्रिंकिंग के लिए, ना पे उसमें इंप्योरिटीज है, ना कोई सैंड पार्टिकल्स है, ना कोई डस्ट पार्टिकल्स है, ना उसमें कोई जर्म्स है, ठीक है, ना कोई बैक्टीरिया है, सारी चीजें रिमूव हो चुकी हैं। दिस वाटर इज डायरेक्टली पंप्ड इनटू द ओवरहेड टैंक्स एंड फॉर सप्लाई टू द सिटी। ओवरहेड टैंक में उनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है सिटी में। इसको बात को एक डायग्राम से समझते हैं। चलिए देखिए डायग्राम क्या है, ये रिवर है आपकी, इसमें वाटर है, ठीक है जी। अब ये वाटर इम्प्योर है, यहाँ पे एक पंपिंग स्टेशन है जिसने रिवर से वाटर को लिया। यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन टैंक बना हुआ है, ये दिख रहा है छोटा, बड़े बहुत बड़े बड़े टैंक हैं। जैसे सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकलता रहेगा। ये आ चुके हैं आपके सैंड एंड ग्रेवल्स, ठीक है। उसके बाद सैंड फिल्टर लगा हुआ है, फिर आपको क्लोरीनेटिंग टैंक लगा हुआ है, यहाँ पे जो वाटर आएगा उसमें क्लोरीन गैस या फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाएगा, और फिर ये ओवरहेड टैंक है, यहाँ से आगे सिटी के लिए, ये सिटी है, सिटी के लिए सप्लाई होती है, ये सिटी है जिसके लिए सप्लाई होती है। क्लियर, ये आपकी सिटी वाटर सप्लाई। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपने क्या किया, आज आपका बर्थडे है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब बर्थडे पर आपको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। आपने अपनी फैमिली को बोला कि हम बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करने चलेंगे एंड हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वाओ। तो आप पहुंच के एक रेस्टोरेंट में जहां पे एक टेबल है, आप 5 मेंबर्स हो, 1 2 3 4 और 5, 5 के 5 मेंबर्स बैठ चुके हैं। बीच में एक बहुत सारी कैंडल्स का एक बुके सा बना हुआ है, तो कैंडल्स लगी हुई हैं, वो जल रही हैं, राइट। कैंडल वैक्स से बनी हुई है, और एक जो धागा है वो भी है, ठीक है। होगा क्या, वो धागा जलता रहेगा, सूट प्रोड्यूस करेगा थोड़ा सा, ठीक है, कार्बन सूट। उसके अलावा वैक्स मेल्ट होता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपने खाना ऑर्डर कर दिया, आपने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक है। आपने पानी पिया, आपने आइस क्यूब्स ऑर्डर करी, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक आई आपके पास, तो कोल्ड ड्रिंक आई आपके पास, तो कोल्ड ड्रिंक में आइस क्यूब्स आई हैं। थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक रखी रही तो आइस क्यूब्स मेल्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आप सिर्फ डिनर करने गए और कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके अराउंड। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, ऐसे चेंजेस आप अपनी डेली लाइफ में डेली देख सकते हैं। तो सम काइंड ऑफ चेंजेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द मैटर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एवरी चेंज। एवरी टाइम कोई ना कोई चेंज होता रहता है, ठीक है। बहुत सारे चेंज होते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया फिजिकल और केमिकल चेंज में, जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस एक्सेप्ट न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस को छोड़ के जो एटॉमिक लेवल पे जाके होते हैं, टेकिंग प्लेस इन द मैटर कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 हेडिंग्स एंड दीज हेडिंग्स आर एज फॉलोज, वन इज फिजिकल चेंज, अनदर इज केमिकल चेंज। व्हाट इज दिस फिजिकल चेंज? देखो वर्ड ही बता रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है, कोई केमिकली रिएक्शन नहीं हो रही, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। समझते हैं ध्यान से। अ चेंज विच ऑल्टर्स, जो चेंज करता है सम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, जैसे कि स्टेट, फिजिकल स्टेट हो गई, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल स्टेट का ही तो चेंज है। टेक्सचर चेंज हो रहा है, मान लीजिए मैंने पेन को ऐसे रख रखा है और इसको मान लीजिए ये रबर का है तो इसको टेक्सचर चेंज कर दिया। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस चेंज हो रही है या उसका कलर चेंज हो रहा है विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। ये बात प्रोवाइड करती है कि ये चेंज रिवर्स हो सकते हैं इफ द कॉज प्रोड्यूसिंग द चेंज इज रिमूव। अगर उस कॉज को हम रिमूव कर दें, मान लीजिए आपने लिया वाटर, होली की बात करते हैं,
होली के कलर्स लिए आपने, थोड़े से कलर इसमें डाल दिए, मान लीजिए रेड कलर ही डाल दिया, तो वाटर रेड कलर का हो जाएगा। अगर आपने जो वाटर था, ये फिजिकल चेंज है, अगर जो वाटर था उसमें रेड कलर को ऐड किया है, अगर वो रेड कलर को आप कैसे भी रिमूव कर दो, मतलब कॉज को रिमूव कर दो, तो ये रिएक्शन रिवर्स होगी। रिएक्शन मतलब चेंज रिवर्स होगी, नॉट रिएक्शन, ये चेंज रिवर्स हो गया। क्लियर? ये है फिजिकल चेंज। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड स्पेशल कंसिडरेशन। क्या है वो पॉइंट्स? नाउ न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नया और डिफरेंट। द composition of molecules of the substance remains unaltered. The composition of molecules of the substance remains unaltered. मतलब नया प्रोडक्ट तो बन चुका है, बट जो कॉम्पोजिशन है, आइस किससे बनी हुई है? दैट इज वाटर। कैसा वाटर? सॉलिड वाटर। वाटर क्या है? वाटर। वो कैसा वाटर? लिक्विड वाटर। फॉर्मूला H2O, फॉर्मूला H2O। कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल रिमेनिंग सेम। देखो नया प्रोडक्ट बना है, डिफरेंट बना है, एक आइस है, एक वाटर है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के अलग अलग इंपोर्टेंस है, अलग अलग जगह एप्लीकेशंस हैं, बट दिस इज अ फिजिकल चेंज। दिस इज व्हाट? फिजिकल चेंज। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, इन दिस एग्जाम्पल ओनली द अपीयरेंस, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। However, the composition of the molecules of ice or water remains same. भाई आइस के केस में H2O ही था। अगर मास की टर्म में बात करो तो फॉर एवरी 1 ग्राम हाइड्रोजन देयर इज 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वाटर। वो आइस के केस में भी रिक्वायर्ड है और वाटर के केस में भी रिक्वायर्ड, और वो वाटर वेपर्स के केस में भी रिक्वायर्ड है। दस ओनली फिजिकल चेंज हैज अकर्ड, नो केमिकल चेंज। So ice to water conversion is only physical change. Repeating once again, it is not a chemical change. Then what is this chemical change? We will understand. The change is temporary and reversible. Change temporary है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा नहीं है परमानेंट है। These changes are temporary. मान लीजिए वाटर आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर से फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर के फिर से उसको वाटर टू आइस कर देगा टेम्परेचर डाउन करके। इट मीन द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय ऑल्टरिंग द कॉज विच प्रोड्यूस द चेंज। अगर आप उस कॉज को ऑल्टर करें तो आप उस चेंज को भी क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द वाटर फॉर्म फ्रॉम आइस कैन बी चेंज बैक टू द आइस बाय प्लेसिंग इट इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, राइट? ऑन ऑल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, द चेंज व्हिच गेट्स रिवर्स इज अ फिजिकल चेंज। आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को चेंज कर दिया आपने एक तरीके से उसके सराउंडिंग के, जिससे क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो वो वापस से किस में चेंज हो चुका है? वापस से चेंज हो चुका किसमें? फिर से रिपीट करता हूं, वाटर टू आइस में। So that is a physical change ना, not a chemical change. रिपीट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, कोई गेन नहीं होता, क्योंकि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज थोड़ी है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, गेन ऑफ एनर्जी होती है। वो केमिकल चेंज में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, वो केमिकल चेंज है, नॉट अ फिजिकल चेंज। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ फिजिकल चेंज इज जनरली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द चेंज। जितनी एनर्जी, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन को, प्रोसेस को, चेंज को, नॉट रिएक्शन, चेंज को यहां से यहां तक ले जाने में चाहिए, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको वापस लाने में चाहिए। मतलब एग्जैक्टली चेंज हो गया जीरो। क्लियर सी बात है? अगर मान लीजिए ए से बी जाने में, एक स्टेट चेंज करने में x1 अमाउंट एनर्जी चाहिए, तो बी से ये आने में फिर से x2 चाहिए, तो x2 माइनस x1 क्या हो गया? जीरो, क्योंकि x2 इक्वल टू x1 है। भाई एग्जैक्टली इक्वल है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ फिजिकल चेंज इज जनरली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द चेंज। thus देयर इज नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व। इस बात को एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि 1 ग्राम वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? स्टीम में। बन गया जी स्टीम। नीड्स 2260, 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 2260 जूल एनर्जी की नीड है। Then 1 gram of steam at 100 degree Celsius on changing water at 100 degree Celsius gives out 2260 जूल। तो ये ले भी 2260 ले रहा है और दे भी कितनी रहा है? 2260 जूल of heat energy. Thus the net heat energy change is zero. Net heat energy change is zero. I hope you got my point. This is about the physical point, physical change. इसी तरीके से आप एक पॉइंट और समझ सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ द सब्सटेंस। वेट में भी कोई चेंज नहीं होगा। आपने ली 10 ग्राम आइस, तो आपको 10 ग्राम वाटर मिलना चाहिए, वेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल चेंज है मेल्ट होने पे। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज इट इज द ओनली द एनर्जी विच इज एडेड और रिमूव।
ओनली एनर्जी एडेड और रिमूव्ड होती है, बट मैटर में कोई चेंज नहीं होता. नो मैटर इज एडेड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. सिमिलरली नो मैटर इज रिमूव ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज. ना तो मैटर ऐड होता है, ना मैटर रिमूव होता है, ना तो वेट गेन होगा, ना वेट लॉस होगा. क्लियर ची बात. देयरफॉर मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम. मास क्या रहेगा? सेम रहेगा. सम एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज. तो नो मास चेंज, ये आप बात कह सकते हैं. फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. आपने बटन को प्रेस किया, स्विच को ऑन किया और इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया. ऑब्जर्वेशन क्या रह रही है? बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है और हीट दे रहा है. अगर आप उस बल्ब को टच करेंगे तो वो गर्म हो गया होगा. एंड लाइट एनर्जी. ठीक है, बल्ब हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बल्ब चेंजेस. फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई. रबिंग ए परमानेंट मैग्नेट ऑन ए स्टील रोड. तो क्या होगा? स्टील रोड भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है मैग्नेट का रूल. तो इफ इट इज ब्रॉट नियर आयरन नेल्स, वो अट्रैक्ट होंगी. तो स्टील रोड मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है. स्टील रोड एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन विच इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. क्लियर? ये सब फिजिकल चेंज है. एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन. अब हीट कर रहे हैं आयोडीन को. अब देखिए, आयोडीन को अगर हीट करेंगे, सॉलिड आयोडीन को, तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड आयोडीन में. नो 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 नो, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा आयोडीन वेपर्स में, क्योंकि ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है. ये कैसा सब्सटेंस है? सब्लिमेबल. सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता ही है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. तो द ब्राउनिश ग्रे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन चेंजेस टू फॉर्म वायलेट वेपर्स ऑन कूलिंग. फिर से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आयोडीन वेपर्स टू आयोडीन बाय कूलिंग ओनली. बाय कूलिंग. इसका मतलब समझ रहे हो आप? बताइए क्या होगा? इसको बोलते हैं डिपोजिशन प्रोसेस. ऑन कूलिंग द वेपर्स कंडेंस ऑन कूलर पार्ट्स ऑन द टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म क्रिस्टल्स. तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? कलर चेंज हो रहा है. एक तो देखो यहाँ पे हो रहा है ग्रे क्रिस्टल से वॉयलेट वेपर, और क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है. डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया और उसको आप स्टिर करके ग्लास रोड की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से उसको स्टिर करके डिसॉल्व कर दिया. हो क्या रहा है? जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट था वो डिसअपियर हो रहा है. डिसअपियर हो ही जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. वाटर का टेस्ट एग्जैक्टली जो था वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जैक्टली लाइक कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन अगेन. प्रोसेस रिवर्स कर दो, कंडीशन चेंज करो, आपको वापस से क्या मिल जाएगा? कॉमन सॉल्ट. तो यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में? चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट. नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ ड्यू आप ले सकते हो, ड्यू ड्रॉप्स जो बनती हैं. एवेपोरेशन ऑफ वाटर आप ले सकते हो. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ले सकते हो. रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल ले सकते हो. ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास पेन ले सकते हो. मेकिंग ऑफ आइसक्रीम ले सकते हो. ये सभी क्या है? फिजिकल चेंज. क्या है ये? फिजिकल चेंज. ए रॉक रोलिंग डाउन ए हिल, बेंडिंग ऑफ ए ग्लास ट्यूब बाय हीटिंग. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और सब्लिमेशन ऑफ कैम्पर. यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं है. फिर ये केमिकल चेंज है क्या? फिजिकल चेंज तो पता लग गया, एक माइंड में क्लियर आइडिया होगा कि ये फिजिकल चेंज होता है. अभी थोड़ा सा ब्लरनेस इस चीज में कि अगर ये फिजिकल चेंज हो तो फिर केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज वो है जब भी चेंज हो पर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए. केमिकल कॉम्पोजिशन अगर चेंज होगी ना मॉलिक्यूल की, तो वो डेफिनेटली केमिकल चेंज होगा. ए चेंज विच ऑल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल बाय ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन. अगर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो डेफिनेटली वहां होगा केमिकल चेंज. बाय चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज. आप समझिए ध्यान से, फॉलोइंग पॉइंट्स नीड्स स्पेशल कंसिडरेशन. A chemical change results in the formation of one or more new products. कैसे one or more new products? क्या बोल रहे हो आप भाई? अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको मैंने हीट कर दिया, तो क्या मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा? गलत बात, मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. इसकी कोई किसी की भी प्रॉपर्टी कैल्शियम कार्बोनेट जैसी नहीं है. तो वह CO2 एक गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला है, ये अलग प्रॉपर्टी रखता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग प्रॉपर्टी रखता है. समझ रहे हो बात को? तो कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब प्रोडक्ट्स फॉर्म्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस. दस द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. तो कंपोजिशन भी डिफरेंट हो गया. ये एक यहाँ पे कैल्शियम 1 था, यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे. यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है. तो कंपोजिशन चेंज हो चुकी है एकदम से. मतलब केमिकल चेंज रिजल्ट कर रहा है किसका? फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स. इस बात का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है. नेक्स्ट आता है एग्जांपल, हीटिंग ऑफ शुगर. शुगर को अगर आप हीट करेंगे जेंटली इन टेस्ट ट्यूब तो वो मेल्ट होने लगेगी. मेल्ट होके जो इट ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्राउन कलर, गिविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीमी फ्यूम्स. कैसे देगी? लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीमी फ्यूम्स.
In the end, a black mass is left which consists of carbon, which is nothing, that is carbon. अगर मैं मान लीजिए शुगर का फॉर्मूला जैसे ग्लूकोज का लिखता हूँ C6H12O6, आप इसे हीट करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, अल्टीमेटली यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, बहुत सारी चीज निकल जाएगी, फिर अल्टीमेटली जो रह जाएगा ब्लैक, वो कार्बन है. द न्यू सब्सटेंस इज कार्बन एंड वाटर फॉर्म्ड. कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं? वाटर एंड कार्बन. नेक्स्ट क्या बात आती है? इन दिस चेंज द अरेंजमेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स. जो C6H12O6 का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, आपको एक इंटरेस्टिंग, चलिए एक आपको इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ग्लूकोज का. वैसे आप पढ़ेंगे इसे हायर ग्रेड्स में, बट आप समझ सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, जिसे हम इतनी इजीली से इनटेक कर लेते हैं. उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है. मैं एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वैसे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है. मैं आपको एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. देखिए ये कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए कितनी सारी चीजें हैं. आपने तो बस पढ़ लिया ग्लूकोज C6H12O6, देखिए कुछ इस तरीके का रहता है ग्लूकोज. अब आप मुझे बताइए, ये तो मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो हम उस बात पे नहीं जा रहे. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी ग्लूकोज का ये एक मॉलिक्यूल है और इसको आप इजीली इंटेक कर लेते हैं. एक को नहीं, आप तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इंटेक करते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को तो इंटेक करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल आप अलग कैसे करेंगे? समझ रहे बात को? आप समझिए बात को. इन दिस चेंज द अरेंजमेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक. जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन जिस तरीके से अरेंज हुए पड़ेंगे, ब्रेक हो जाती है. ये अरेंजमेंट क्या हो जाती है? ब्रेक. अगर ये अरेंजमेंट क्या हो गई? ब्रेक, तब ये आपको नए प्रोडक्ट मिलते हैं. इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स सेपरेट फ्रॉम कार्बन एटम्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्या बना लेते हैं? वाटर. ये गाइस स्टीम आ गई. एंड कार्बन एटम्स आर सेट फ्री एंड आर लेफ्ट एज ब्लैक रेसिड्यू. तो जो शुगर है मान लीजिए C6H12O6 में ले लिया, हीट करने पे कार्बन एंड स्टीम दे रहा है, डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, जेंटली हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में लेके. क्लियर? तो नेक्स्ट जो बात आती है कि द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज यूजुअली चेंजेस. वेट चेंज हो जाएगा इसमें, उसमें वेट चेंज नहीं होता था फिजिकल चेंज में. ये ध्यान रखने वाली बातें हैं. केमिकल चेंज में वेट चेंज होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगी, नए प्रोडक्ट बनेंगे, नई प्रॉपर्टीज आएंगी. ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ शुगर द वेट ऑफ द ब्लैक रेजिड्यू इज फार लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द शुगर. बिल्कुल ठीक बात है. जो वेट रहेगा किसका बताइए, किसका? कार्बन जो वहां पे रह गया ब्लैक रेजिड्यू, उसका जो वेट रहेगा वो डेफिनेटली कम होगा. किससे? जो आप एक्चुअल में शुगर लेके चल रहे हैं उससे. क्लियर? नेक्स्ट मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे. हाउएवर दिस इज एन अपरेंट चेंज इन वेट इफ वी टेक द वेट ऑफ द स्टीम इनटू द अकाउंट. यस, अगर स्टीम को भी अकाउंट में ले लिया, मान लीजिए शुगर दे रहा है, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो जाता है. शुगर ने दिया कार्बन, ठीक है, प्लस स्टीम. तो जो ब्लैक रेजिड्यू, स्टीम तो मान लीजिए ओपन है तो उड़ गई वहां से. शुगर मान लो आपने 10 ग्राम ली, मान लीजिए कार्बन का कंटेंट का वेट किया वहां पे, जो ब्लैक रेजिड्यू मिला 2 ग्राम, तो स्टीम का डेफिनेटली 8 ग्राम होगा. मतलब ये हुआ कि अगर स्टीम को भी आप एड अप करके चले तो वेट में तो चेंज नहीं होगा. क्लियर? वेट में तो चेंज नहीं होगा. बट अगर आपका वेसल ओपन है तो डेफिनेटली गैसेस वाले प्रोडक्ट्स तो रिमूव हो जाएंगे, तो आप उसमें क्या कहेंगे? वेट चेंज. ठीक है? उस केस में इफ वी टेक द वेट ऑफ द स्टीम इनटू द अकाउंट एंड एड इट टू इट टू वेट ऑफ द कार्बन, देन टोटल वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स. ये आप पढ़ चुके हैं किसमें? ये आप पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, इसकी मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. क्लियर बात है? नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टोटल वेट ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल वेट of the substance taking part in a chemical change remains constant. ये बात है किसकी? केमिकल चेंज की. ये बात किसकी है? केमिकल चेंज की. द केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. केमिकल चेंज परमानेंट है, फिजिकल चेंज तो टेम्पोरेरी थे. मैं वाटर को आइस से वाटर मिला, वाटर से आइस बना दो. बट अगर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल गया तो आप फिर से केमिकल रिएक्शन करके बना सकते हो CaCO3. ऐसा नहीं कि वापस से उसको रिवर्स कर दो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करके, नहीं. इट मींस द चेंज विल नॉट रिवर्स बाय ऑल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. एग्जांपल, द शुगर व्हिच हैज डिकंपोज्ड ऑन हीटिंग टू फॉर्म कार्बन एंड स्टीम विल नॉट चेंज टू शुगर ऑन कूलिंग. अगर आप इसे हीट करने पे कन्वर्ट कर पा रहे तो अगर आप उसे कूल करने लगे तो क्या इसके वापस बदल दोगे? नहीं. अगर ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें बदल जाती. ठीक है? शुगर से अगर आपको कार्बन स्टीम एक बार मिल गई, अगर ऐसा होता तो फूड जैसे डाइजेस्ट हुआ, अब मेरा पेट भर गया, फिर मैंने फूड को वापस कन्वर्ट कर लिया रॉ मटेरियल में, फिर मैंने फूड खा लिया, फिर मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया, तो क्या मुझे फूड की जरूरत पड़ती? नहीं. समझ रहे हो बात को? ये केमिकल चेंज की बात है. तो केमिकल चेंज में बातें ही चेंज हो जाती हैं, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. तो शुगर विच हैज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू फॉर्म कार्बन एंड स्टीम विल नॉट चेंज ऑन शुगर ऑन cooling again. So during chemical change, energy is either absorbed or given out. The various atoms in chemical compounds are joined by attractive forces
और अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं उन्हें क्या कहते थे कॉमनली? बॉन्ड्स। द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑलवेज रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं कि बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चाहिए। सम अमाउंट ऑफ हीट इज ईदर एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन ए फ्लेम ऑफ बंशन बर्नर इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या बनाता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एंड व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट ऐश। व्हाइट एच किसकी मिलेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। रस्टिंग ऑफ आयरन जो आप कॉमनली अपने सराउंडिंग में देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई भी आयरन का पीस रख दिया, थोड़े टाइम बाद उसके रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। व्हाट इज दैट? दैट इज रस्ट। रस्ट इज नथिंग दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फिर आयरन सिल्वर ग्रे is left exposed to moist air for a few days. Reddish brown powdery mass rust is found on its surface. Iron plus oxygen क्या देगा आपको? Iron plus oxygen plus water, vapor rust, जिसे क्या कहते हैं हम? लोहे का जंग। क्या लग गया उसमें? जंग। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ एलपीजी। व्हेन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज करते हैं अपने किचन में इज बर्न्ट, उसको क्या होता है? when it burns with a pale blue flame and liberates colorless gas carbon dioxide। क्या आपको वो गैस दिखती है जो निकलती रहती है? नहीं दिखती ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है along with steam। ठीक है, ब्यूटेन जो कि एलपीजी है प्लस ऑक्सीजन, ब्यूटेन एलपीजी प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हो रहा है तो क्या निकल रही? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ये वाला एग्जांपल भी समझ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है केमिकल चेंजेस के: बर्निंग ऑफ वुड और चारकोल, डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बेकिंग ऑफ केक, फॉर्मेशन ऑफ वाइन, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन चेंजेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंजेस है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आज के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में और सिटी वाटर सप्लाई के बारे में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।